जो लोग जिन लोगों ने मजरू सुल्तानपुरी को देखा है या याद हो जिनको, वो शायद मेरी इस बात की तायीद करेंगे कि मजरू की गज़ल में जो बाकपन और जो तहज़ीब है ख़ास, और जो लफ्ज़ों को चुनने की और उनको अच्छे अच्छे लफ्ज़ों को पिरोने की जो महारत है, उसमें जो शराफ़त, नज़ाकत और वो ख़ुद मजरू की ज़ात का हिस्सा थी, उनकी शख्सियत का हिस्सा थी। नफासत पसंदी ये उनके मिजाज में थी। सुल्तानपुर के रहने वाले, असरार हसन ख़ान नाम, लेकिन ख़ान के मतलब पठान नहीं थे। इस पर फ़ख्र करते थे कि मैं राजपूत हूँ। ख़ान तो दुमछल्ला लगा दिया गया, इसलिए कि किसी ज़माने में, मुग़लों के ज़माने में, इनके आबा अजदाद को किसी को ख़ान का ख़िताब दे दिया गया था। जैसे सैयद अहमद को, सर सैयद अहमद को ख़ान का ख़िताब मिला था, वैसे ही हमारे यहाँ ख़ान का ख़िताब, वरना हम लोग राजपूत हैं। बड़ा मज़े से कहते थे कि हम राजपूत हैं। तो वो बाकपन जो राजपूतों का मशहूर है, वो बाकपन भी अपनी कुलाह कज है उसी बाकपन के साथ। तो ये बाकपन उनके मिजाज में भी था। जब ये सन 45 में इनको बुलाया है मुशायरे में बम्बई, उसके बाद ही फिर ये बम्बई रहने लगे थे। मुशायरे में बहुत मकबूल रहते थे, बहुत अच्छे आवाज़ भी थी, पढ़ते भी बहुत अच्छा थे, गज़लें भी बहुत अच्छी थीं। तो फिर ये बम्बई रहने लगे थे और फिर फ़िल्मों में काम ढूंढने लगे और काम मिलने लगा इनको। उस ज़माने में भी मैंने देखा इनको, शार्क स्किन की शेरवानी रहती थी हमेशा, और बहुत खूबसूरत रंग की शेरवानियाँ, और मलमल का कुर्ता, और वैसे ही लखनऊआ टाइप के पजामा। तो बड़े नफासत पसंद इंसान थे। घर बहुत, ख़ानदान वाले बहुत क़दामत पसंद परस्त थे, चुनांचे अंग्रेज़ी तालीम से दूर रखे गए, अंग्रेज़ी से नावाकिफ़। तालीम दी तो अरबी, फ़ारसी और तिब की, तो हकीम बन गए और जितनी डिग्री हो सकी वो सब हासिल कर ली। कुछ दिनों तक आज़मगढ़ में, या ग़ालिबन आज़मगढ़ में या सुल्तानपुर में कहीं पर हिकमत भी करते रहे, और फिर शेर कहते रहे, और बहुत फिर मशहूर होने लगे। तो हिकमत छोड़ के फिर बम्बई आ गए, और फिर वहाँ दूसरी ज़िंदगी शुरू हो गई, फ़िल्मों से ताल्लुक़ रहने लग गया इनका। लेकिन अकड़ तकड़ वही राजपूतों वाली अपने बरकरार रखी उन्होंने। लेकिन इंतहाई मोहब्बत करने वाले, टूट के मोहब्बत करने वाला इंसान था मजरू। नफासत पसंदी अपनी जगह पर। हर छुट्टी के दिन या जो ऐसे तातील के दिन होता था, जब वो नहीं जाते थे, तो अपने बड़े से कमरे में एक फ़र्श होता था उनके, और जितने अवध के, लखनऊ के लोग, इनके फ़िल्मी दुनिया के मशहूर लोग थे, वो सब वहाँ जमा हो जाते थे। तो हम उनको कहते थे कि ये अवध के एम्बेसडर हैं बम्बई में, मजरू सुल्तानपुरी। अवध की तहज़ीब और कल्चर और अवध के क़िस्से, कहानियाँ सब सुनिए तो मजरू के दीवान खाने में जाके बैठिए। मजरू ने जब शुरू किया फिल्म में काम, तो ज़ाहिर है बेताज बादशाह हो गए। उनसे ज़्यादा कोई मकबूल एक ज़माने में था ही नहीं। सब लोग यानी मजरू की तरफ दौड़ते थे कि हमारे लिए गाने लिख दीजिए। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे। मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे। ए दिल मुझे, ए
ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई न हो, ऐ दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई न हो। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। मजरू ने बहुत फिल्में लिखी हैं, बहुत लिखी थी और बेइंतहा गाने उनके मकबूल हुए, लेकिन बस यही था कि वो ये नहीं समझते थे कि मेरी फिल्म में जो गाने हैं वो अपनी ज़िंदगी को दो खानों में बांट रखा था, ये फिल्मी है। और जब कभी किसी ने कहा, मसलन मेरी बीवी ने कहा कि मजरू हम फिल्मों में काम करेंगे, तो ख़बरदार फिल्म में किसी का नाम न लेना, ये वो चीज़ नहीं है जहाँ पर शुरफा कदम रखते हैं। फिर आप कहें हज़रत माँ, अरे भाई पैसे कमा रहे हैं लेकिन औरतों के लिए नहीं, भाई बीवी तुम उधर लगाना खुदा के लिए। आँखों से जो उतरी है दिल में तस्वीर है एक अनजाने की, खुद ढूंढ रही है शम्मा जिसे, क्या बात है उस परवाने की। आए हाय तेरी बिंदिया रे, सजन बिंदिया ले लेगी तेरी निंदिया। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ लौट के आना। उनका एक मशहूर गाना था, कभी यार कभी पार लगा तीरे नज़र। मैंने कहा मजरू यार तुमने तो बहुत अच्छे अच्छे गीत लिखे, लेकिन एक मुहावरे को तुमने दो लख्त कर दिया, दो टुकड़ों में बांट दिया। हम आर पार कहते हैं लोग कि कभी यार कभी पार तुमने कर दिया, कमाल करते हो। कहने का इसका किस्सा सुनोगे। फिर जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि भाई गाना लिखो, तो हमने गाना लिखा, उन्होंने धुन दी और हमने उन्हें गाना उसी वक्त तो मुखड़ा लिख के दिया। नहीं भाई नहीं चलता। अच्छा भाई दूसरा, नहीं भाई ये भी नहीं चलता। तीसरा, ये भी नहीं चलता। अरे भाई थक गए हम, ये भी नहीं चलता वो भी नहीं चलता। माचिस की डिबिया पड़ी थी, मैंने माचिस लाई, मैंने ऐसे ऐसे किया, मैंने कहा कभी यार कभी पार लगा, हाँ 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 यही 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 यही। कभी यार कभी पार लगा तीरे नजर, सैया घायल की और तूने मोरा जिगर। कभी यार कभी पार लगा तीरे नजर, कभी यार। जब प्रोग्रेसिव राइटर्स के कांटेक्ट में आए और सज्जाद ज़हीर वगैरह वगैरह से हम लोगों के सबसे ताल्लुकात बहुत ज़्यादा हुए बढ़े, तो इनकी शायरी का अंदाज़, इनका शायरी का मूड बिल्कुल अलग हुआ और नए अंदाज से गज़लें कहने लगे। हर जलसे में आते थे और नई गज़ल सुनाया करते थे और एक से एक अच्छी गज़ल होती रहती थी इनकी मजरू की। मजरू की मशहूर गज़ल है, सुनी होगी सब लोगों ने। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। लेकिन शुरू में मिसरा इस तरह से था कि गैर साथ आते गए और कारवां बनता गया। डिस्कशन हुआ, बड़ा एतराज़ हुआ कि गैर का मतलब क्या हुआ, गैर कौन हुआ। तो लोग हमेशा गैर नहीं आते साथ, बल्कि अपने आम आदमी साथ आता है वगैरह वगैरह। कृष्ण चंद्र ने बहुत डिफेंड किया गैर को, बड़े अच्छी तकरीर की कृष्ण चंद्र के। नहीं आप लोग गलत कहते हैं, ज़हनी सफ़र में जब आपको इंसान चलता है तो हर शख्स उसके लिए गैर होता है और फिर वो साथ मिल जाता है तो अपना हो जाता है। तो लोगों ने कहा ये बात तो ठीक कह रहे हैं कृष्ण, हो गया साहब, ठीक है साहब, बहुत अच्छा शेर है वगैरह। लेकिन जब मजरू ने शाया किया अपना मजमुआ तो लोग रखा, गैर निकाल दिया। तो मैंने पूछा ये क्या किया। उस दिन तो डिस्कशन हुआ था और कृष्ण जी का जो बात कही थी, कृष्ण ने सबने कहा था कि हाँ ठीक है, तुमने भी कहा था हाँ ठीक है ये बिल्कुल। कहले नहीं, फिर मैंने सोचा कि नहीं गैर ठीक नहीं है, लोग रहना चाहिए। तो इस किस्म की इस्लाहें जो तनकीद होती थी उससे बड़ा फ़ायदा भी होता था लोगों को। जैसे इस्मत,
इस्मत शुरू में जब आई हैं तो सबसे पहला मेरे ख्याल से मजमून जो नावल उनका था ज़िद्दी, जाफ़री साहब उस ज़माने में सरदार जाफ़री मुदीर हो गए थे, एडिटर हो गए थे नया अदब के, जो प्रोग्रेसिव राइटर्स का एक ऑर्गन था। जाफ़री साहब ने मुझसे कहा कि तुम इस किताब पर रिव्यू करो। शायद मैं ज़िंदगी में मेरा पहला एक मजमून छोटा सा क्रिटिकल तबसरा मैंने लिखा इस्मत आपा की उसके नावल पर। थोड़ा सा उसमें क्रिटिसिज्म था कि सेक्स के बारे में इस्मत का जो वो है उसको इस्तेमाल किया है, उसके बारे में था कुछ। इस्मत बेइंतहा खफा आईं और आके उन्होंने बहुत जैसा ख़ास अंदाज था ज़िद्दी उनका, उसमें आके उन्होंने खूब बातें की। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस्मत पूरी तरीके से PWF प्रोग्रेसिव राइटर्स के साथ आ गई। तो इस तरीके से लोगों में बड़ी तब्दीलियाँ कि किस तरीके से लिखना चाहिए, किस तरीके से पॉपुलर अदब पैदा हो सकता है वगैरह। जला के मिशले जा हम जुनू सिफात चले, जो घर को आग लगाए हमारे साथ चले। जला के मिशले जा दया रे शाम नहीं, मंजिल सहर भी नहीं। अजब नगर है यहाँ दिन चले न रात चले। अजब नगर है। कृष्ण जी ने भी फिल्में बनाई, कृष्ण चंद्र ने। ये अंधेरी में रहते थे, हम लोग बहुत जाया करते थे इनके घर कृष्ण जी के। इन्होंने फिल्म बनाने जब पहले तो लिखा ही करते थे जो डायलॉग और कहानी वगैरह वगैरह, लेकिन इन सबको शौक़ होता था फिल्म बनाने का। तो इन्होंने भी फिल्म बनाई। महेंद्र ने उसमें, उनके छोटे भाई ने हीरो का रोल भी अदा किया। फिल्म फ्लॉप हो गई, लाखों का कर्जा हो गया। सरदार जाफ़री ने कभी फिल्म की तरफ रुख नहीं किया, कभी गाने नहीं लिखे, किसी फिल्म के गाने नहीं लिखे। लेकिन पैसे तो चाहिए थे, इसलिए उन्होंने भी एक प्रोड्यूस कर दी एक फिल्म 11,000 लड़कियाँ। वो फिल्म सच इन्होंने लिखी, उन्होंने डायरेक्ट की थी ख्वाजा अहमद अब्बास ने, हस्ब मामूल। वो फिल्म भी फ्लॉप हुई। जाफ़री साहब लाखों के मकरूज़ हंसा करते थे कि यार अभी तो इतने लाख हैं मुझ पर कर्ज़, अब थोड़ा थोड़ा उतारना शुरू करूँगा। पता नहीं उतारा भी कि नहीं, कि उससे पहले ही मर गए वो। एक ही फिल्म बनाई बेचारे ने और उसमें फ्लॉप हो गए। लेकिन कभी फिल्म में गीत नहीं लिखे। मजरू गीत लिखते थे, लेकिन ये समझते थे कि मेरे गीत ऐसे नहीं हैं जिनको मैं शायरी कह सकूं। साहिर इसके ऑन द कंट्रेरी, साहिर समझते थे कि जो लिख रहे हैं वो वाकई अच्छी चीज़ है, शायरी है। चुनांचे उनका मजमूआ, गीतों का मजमूआ छपा। मजरू का मजमूआ छपा या नहीं मुझे मालूम नहीं है। लेकिन जब मुशायरे में कभी, एक आम मुशायरा है, बहुत से लोग हैं, उसमें कोई फरमाइश होती थी किसी गीत की, फिल्मी गीत मजरू के, तो उसे कहा लता बाई से सुनिएगा, ये मुझसे नहीं। एक नज़्म सुनोगे जो लता मंगेशकर के नाम है। मेरे लफ्ज़ों को जो छू लेती है आवाज़ तेरी, सरहदें तोड़ के उड़ जाते हैं अशार मेरे। तुझको मालूम नहीं या तुझे मालूम भी हो, वो सियाह बख्त जिन्हें गम ने सताया बरसों, एक लम्हे को जो सुन लेते हैं नगमा तेरा,
फिर उन्हें रहती है जीने की तमन्ना बरसों। जिस घड़ी डूब के आहंग में तू गाती है, आयतें पढ़ती हैं साज़ों के सदा तेरे लिए। दम बदम खैर मनाते हैं तेरी चंग व रबाब, सीनाए नए से निकलती है दुआ तेरे लिए। नगमो सास के ज़ेवर से रहे तेरा सिंगार, हो तेरी मांग में तेरे ही सुरों की अफशां। तेरी तानों से तेरी आँख में काजल की लकीर, हाथ में तेरे ही गीतों की हिना हो रक्षा। लेकिन साहिर के लिए साथ ऐसा नहीं है। साहिर समझते थे वाकई कि मैंने बहुत अच्छा मेरी शायरी का हिस्सा है। मजरू उसको अपने शायरी का हिस्सा नहीं समझते थे। लेकिन बेदी साहब ने जब फिल्म बनाई, उसमें मजरू की इतनी मुश्किल गज़ल, हम हैं मताए कूचो बाज़ार की तरह, उठती है हर निगाह ख़रीदार की तरह, ये गज़ल उन्होंने ले ली इसमें। मजरू को और लिखना ही नहीं पड़ा, उनकी गज़ल मौजूद थी, पहले से ये गज़ल मौजूद थी और बेदी साहब ने गज़ल ले ली। हम हैं मताए पूछो बाजार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। हम हैं मताए पूछो बाजार की तरह। बेदी साहब ने तो कई फिल्में बनाई और कभी कामयाब रहे, कभी फ्लॉप रहे, लेकिन मजरू हमेशा उनके साथ काम करते रहे। एक दफ़ा साहिर की वालदा बहुत बीमार हो गई, वहाँ से खतार आया कि बीमार हैं, तो साहिर एक वो लिख रहे थे फिल्म के गाने, वो बीच में छोड़ के उनको जाना पड़ा। तो वो मजरू से कह गए कि मजरू, ये गाने जो बाकी रह गए हैं 2-3, ये तुम लिख देना और ज़रा रिकॉर्डिंग के वक्त देख लेना, ऐसे बैठ जाना वहाँ पर। तो मजरू ने कहा ठीक है, तुम जाओ, हुआ जाके। वो गए और बहुत दिन रह गए बेचारे वालदा की बीमारी में। वापस आए तो जब इनको पेमेंट हुआ साहिर को उस फिल्म का, तो साहिर ने वो पैसे जो 3 गानों के या 2 गानों को जो सब मजरू ने लिखे थे, वो मजरू को दिए। मजरू ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकता पैसे, भाई दोस्त दोस्त के वक्त काम आता है। कहने नहीं नहीं मजरू, पैसे तो तुमको लेने पड़ेंगे। अब दोनों में झगड़ा, तो उस झगड़े के निपटाने के लिए दोनों मेरे पास आए। कहने लगे मेहदी देखो ये वो कह रहे हैं ये। तो हम तो दोनों की बात सुनी, हमने कहा भाई मजरू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहिर, अरे तुम्हारे मुश्किल में तुम पड़े थे, तुम अपने वालदा को देखने गए थे, अगर मजरू ने तुम्हारी मदद की तो बिल्कुल सही की, अब तुमने उनको पैसे दोगे, ये तो बहुत गलत बात। खैर साहिर की समझ में बात आ गई, फिर मजरू ने पैसे नहीं लिए और साहिर ने पैसे नहीं दिए। एक दफ़ा जब मैं यहाँ आ गया, दिल्ली आ गया, तो एक दफ़ा मैंने बहुत दिनों से इनसे वो ख़त व किताबत नहीं हो पाई थी, कोई इत्तला नहीं मिली थी कैसे हैं, तो मैंने ख़त लिखा, जवाब नहीं आया। दूसरा ख़त लिखा, फिर जवाब नहीं आया। तो मैंने घबरा के अपने दोस्त इनके मिर्ज़ा साहब जो थे, सईद मिर्ज़ा के वालिद, उनको मैंने ख़त लिखा कि भाई मैंने 2-3 ख़त लिखे और मजरू को कुछ पता नहीं चल रहा कि खुदा न खास्ता बीमार तो नहीं हो गए, ज़रा आप लिखिए मुझे। उन्होंने मजरू से बात की कि भाई मेहदी साहब का ख़त आया, वही तुम सारे खैरियत पूछ रहे थे। तो मजरू का ख़त आया कि भाई मुझे उनसे अख्तर मिर्ज़ा से मालूम हुआ कि तुमने मुझे ख़त लिखे, लेकिन वल्लाह मुझे ख़त नहीं मिले तुम्हारे। ऐसा हो सकता था क्या कि तुम्हारा ख़त मिले और मैं ख़त का जवाब न दूँ? अगर ऐसा होता तो मुझ में है तमीज़ है कि मैं अपने दोनों हाथों बांध के रुमाल से मुंह में तिनका रख के सर झुका के आता हूँ, कहता हाँ मैंने गलती की, लेकिन खुदा की कसम मैंने तुम्हारे ख़त नहीं मिले, इसलिए मुझे नहीं मालूम कि तुम इतने परेशान हो, वगैरह वगैरह। लेकिन मुझसे भी फिर ऐसी ये गलती हो गई। बम्बई गए थे हम अपना ड्रामा लेके, मसरूफ़ बहुत था मैं उन पता नहीं किस सिलसिले में, इन्हीं लोगों के चक्कर में था, ड्रामे वालों के। बहुत थोड़ी देर के लिए मैं कैफ़ी से मिलने चला गया था। हमारे यहाँ के दूसरी एक फ़नकार थी, वो मजरू से मिलने चली गई थी। मजरू से बातों में उन्होंने पूछा कि कैसे आना हुआ, तो उन्होंने कहा ड्रामे के साथ आए, मेहदी का ड्रामा है उसमें हम आए हुए।
तो क्या मेहदी भी आए हैं? उन्होंने कहा मेहदी साहब भी आए हैं। वो कैफ़ी के यहाँ चले गए हैं थोड़ी देर के लिए, वहाँ कैफ़ी के यहाँ चले गए थे। और उसके बाद मेरे पास ख़त आया कि इस तरह से वो आई थी और उनसे मैंने पूछा तो मालूम हुआ तुम आए हो, लेकिन तुम मुझसे मिलने नहीं आए हो। कैफ़ी के यहाँ गए थे भाई बहुत, लेकिन वो तो रास्ता कैफ़ी के यहाँ जाने से मेरे घर से होके गुज़रता है मेहदी। ऐसा भी तो हो सकता था कि तुम मुझसे मिलते हुए कैफ़ी के यहाँ चले जाते। वो भी ना सही, जहाँ तुम थे मुझे बता देते तो मैं खुद आ जाता। अब दोस्त को इतना दुख पहुँचाने के बाद तुम क्या कहते हो, क्या? लेकिन खैर दोस्त होता है, वगैरह वगैरह।